आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं गायत्री शर्मा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 19वें दिन भी इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसके साथ ही 1 लीटर डीजल की कीमतें पहली बार 80 रुपए के पार पहुंच गई। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। अब ये पेट्रोल और डीजल के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने पर कहीं ना कहीं सब्जियां, फल फ्रूट, सब्जियां ये सब महंगी होंगी। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जब भाड़ा महंगा होएगा तो सब्जी पर फर्क तो पड़ेगा, ही महंगाई बढ़ेगी। अहमदाबाद के साणंद में सैनिटरी पैड बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी आग ने लोगों को खौफ से भर दिया। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री से निकला काला धुआं 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। आनंद फानंद में आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी बंद करा दिया गया और पुलिस की तरफ से लोगों को वहां से दूर रहने की भी अपील की गई, क्योंकि फैक्ट्री में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। धुएं का गुबार देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बड़ा धमाका हुआ हो। हादसे की तस्वीरों में आग का खतरनाक रूप दिखा। आसमान को तो जैसे काले धुएं ने ढक दिया। ये आगे का हिस्सा है वो पूरा ढह चुका है, जो लोहे की टीन से बना था, जहां पर लोगों को एंट्री होती थी, फर्स्ट पॉइंट होता था, जहां पीछे मटेरियल भी रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग सुबह 8:30 बजे के करीब लगी। इस घटना के बाद 2000 एकड़ में फैले साणंद के इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलते हुए देखा गया। आग बुझाने की भी कोशिश शुरू कर दी गई। आग फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से में फैल चुकी थी, इसलिए अहमदाबाद नगर निगम से मदद ली गई और दमकल की ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को भेजने के लिए कहा गया। शॉप से दिख रहा था कि आग का गुबार दिख रहा था, तो जैसे ही गुबार दिखा पाया गया कि यह यूनिचरम कंपनी में आग लगी है। हादसे में फैक्ट्री का ढांचा पहले ही गिर चुका था। ऐसे में आग बुझाने के लिए उसके बंद शटर तोड़े गए। दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। इस हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया। अंदर की आग बुझ नहीं रही है क्योंकि वो इसके जो डायपर के मटेरियल है वो ज्वलनशील है, इसलिए इसकी आग की कंट्रोल करने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। हालांकि साणंद में जीआईडीसी इकाई के अध्यक्ष ने इस हादसे के पीछे लापरवाही का आरोप लगाया। जीआईडीसी गुजरात सरकार का बनाया निगम है जो राज्य में इंडस्ट्रियल एरिया को बसाने और उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करता है। और साणंद में जहां हादसा हुआ वहां इंडस्ट्रियल एरिया 2000 एकड़ से ज्यादा में फैला है, लेकिन आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद वहां आग बुझाने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। हाँ, समय पर कैसे पहुंचेगी? अहमदाबाद से लानी है, यहाँ फायर ब्रिगेड है नहीं। दावा है कि आग लगने के 2 घंटे तक फैक्ट्री पर दमकल की सिर्फ एक गाड़ी ही पहुंच पाई। पानी के कई टैंकर तो वहां खड़े देखे गए, लेकिन कहा जा रहा है कि दमकल कर्मियों के ना होने से तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू नहीं हो पाई। नगर पालिका की ओर से जो गाड़ियां हैं वो आई, उनके पास 6-6 हजार लीटर की केवल 2 छोटे फायर टैंकर है, वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से आग है और जिस तरीके से कंपनी की साइज है वो देखते हुए वो काबू में नहीं कर पाए। आग बुझाने के लिए 20 लाख लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो जापान की यूनिचार्म नाम की एक कंपनी की है। भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे पर चल रहे तनाव के बीच अब खबर मिल रही है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने टेंट लगा लिए हैं। सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक बार फिर से कुछ ढांचे बनाए और वहां पर चीन के सैनिक भी मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तरी लद्दाख के देपसांग इलाके में भी चीन ने अपनी फौज की तादाद को बढ़ा दिया है। चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी इस जगह अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। देपसांग में 2013 में भारत और चीन के बीच लंबा तनाव हुआ था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ देश के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देश में तेल की कीमतों में लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल से जो तस्वीरें आईं उनमें दिग्विजय सिंह पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर मार्च निकालते दिखे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर साइकिल की रैली निकाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनके खिलाफ। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में झंडे लिए सीएम आवास की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और सीएम शिवराज सिंह को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करने
हमारे साथ आइए, और अगर आप नहीं आते हैं तो आप जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ये आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ। ये बाइक, इन्होंने एक बाइक की अर्थी यहाँ पर बनाई हुई है। इन प्रदर्शनकारियों ने एक मोटरसाइकिल को सड़क के बीच में रख दिया और फिर रोने का नाटक करते नजर आए। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से मोटरसाइकिल चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं 18वें दिन भी तेल के दाम बढ़ाए जाने से दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल को पार कर गई। पेट्रोल और डीजल के दाम 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई। यानी डीजल के भाव में 48 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। हालांकि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, जिससे राजधानी में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी से लोगों को एक बार फिर महंगाई का डर सताने लगा। ये एक सीधा सा मैसेज है कि आने वाले समय में सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा। ये कर भाजपा ने निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और कृषि क्षेत्र पे हिरोशिमा का बम फेंक दिया है। कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बहुत बड़ा असर जो पेट्रोल डीजल के दाम में पड़ा है उसकी वजह है कि वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया और खासकर कांग्रेस रन स्टेट और दिल्ली की सरकार ने ज्यादा बढ़ाया। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां भी डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो डीजल में करीब 2 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच चल रही है मुठभेड़। जानकारी के मुताबिक सोपोर के हरदेशिवा इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में चल रही है मुठभेड़। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए। रिफत, अब क्या अपडेट? देखिए गायत्री, लगातार एनकाउंटर चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि ये हरदिशिवा एरिया है, सोपोर में पड़ता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। लगातार यहाँ पे कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, वो साउथ कश्मीर में होते हैं, लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर का एरिया है और वहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ पे घेरे में हो सकते हैं, जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने ऑपरेशन अंजाम दिया है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शायद मिली थी उनको, रात के दौरान ही ये जो है कॉर्डन किया सुरक्षा बलों ने और इस वक्त मुठभेड़ लगातार जारी है। जी, पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कराची में हुए विमान हादसे के लिए पायलट और एटीसी को ठहराया है जिम्मेदार। विमान हादसे की जांच रिपोर्ट संसद में पेश करते हुए मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट और एटीसी की गलती की वजह से क्रैश हुआ और उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं थी, तकनीकी खराबी नहीं थी। गुलाम सरवर खान के मुताबिक क्रैश होने से पहले पायलट कोरोना पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने विमान पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस में तैनात 40% पायलट फर्जी लाइसेंस के बूते विमान उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पायलटों की भर्ती में सियासी दखल होने का भी दावा किया। कोरोना संकट के बीच शर्तों के साथ मुंबई की फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू हो गई। इस बीमारी की वजह से करीब 3 महीने तक शूटिंग बंद थी, जिसे राज्य सरकार ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद फिल्म सिटी में एक बार फिर चहल पहल शुरू हो गई। हालांकि पहला दिन होने की वजह से वहां लोगों की संख्या कम दिखी, लेकिन फिल्म और टीवी सीरियल के कई सेट दिखाई दिए। इसके साथ ही वहां लोगों की सुरक्षा के कई उपाय भी नजर आए। फिल्म सिटी में दाखिल होने से पहले सभी लोगों को एक केबिन से गुजरना होगा, जहां उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। ऑटो सेंसर टनल है, जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो सैनिटाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोरोना के खौफ को देखते हुए फिलहाल वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी सीमित रखी गई है, क्योंकि देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में ही हैं। यही वजह रही कि फिल्म सिटी में काफी एहतियात बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिल होने दिया जाएगा जिनका कोरोना टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा सभी के लिए मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी होगा और एक दूसरे से सभी को दूरी भी बनाए रखनी होगी। वहीं सभी के लिए बीमा भी जरूरी किया गया है, यानी जिनका बीमा होगा सिर्फ उन्हें ही फिल्म सिटी में जाने दिया जाएगा। साथ ही साफ सफाई पर खास ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक हर 2 घंटे पर सभी जगहों को सैनिटाइज करना होगा। योगगुरु स्वामी रामदेव की तरफ से लॉन्च की गई कोरोनिल और श्वासारी बटी नाम की दवाओं पर उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग ने
बड़ा दावा किया। विभाग की तरफ से बताया गया कि पतंजलि ने कोरोना की दवा के लाइसेंस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया और दावा है कि आवेदन खांसी, बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका गलत प्रचार किया गया। आयुर्वेद विभाग के इस बयान से पहले योग गुरु स्वामी रामदेव ने दवाओं को लॉन्च करते हुए यह दावा किया था कि इसके लिए उत्तराखंड सरकार से जरूरी मंजूरी ली गई थी, लेकिन अब उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी YS रावत ने इसे साफ इनकार कर दिया है। 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी पतंजलि की दवाओं के परीक्षण पर सवाल खड़े कर दिए और बताया कि राज्य सरकार को ऐसे किसी भी ट्रायल की कोई जानकारी नहीं दी गई। रामदेव ने एक दिन पहले दवाओं को लॉन्च करते हुए उनका ट्रायल जयपुर में होने का दावा किया था। राजस्थान में 3-3 दिन में भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं लोग। तो दवा की बात करना बेईमानी है, गलत है, और जो कानून है उसके दायरे में रह के ही कोई ट्रायल हो सकती है। ये ट्रायल अवैध है। मेक्सिको में आए एक जबरदस्त भूकंप की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मेक्सिको के दक्षिणी इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इमारतें और पेड़ तक हिलने लगे। तेज झटकों की वजह से लोग बुरी तरह सहम गए और जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से अस्पतालों को भी खाली करवा लिया गया। बुरी तरह सहमे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग इलाज छोड़कर बाहर निकल आए। अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों को भी आनन फानन में खुले में लाया गया। ताकतवर भूकंप की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। कई सड़कों में गहरी दरारें आ गईं। भूकंप कितना ताकतवर था, इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। एक वीडियो में तो एक स्विमिंग पूल में तेज लहरें उठती नजर आईं। पाकिस्तान के एक सांसद ने टिड्डियों को खाकर कोरोना से लड़ाई का सुझाव दिया। इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। रियाज फातियाना नाम के ये सांसद संसद में कोरोना और टिड्डियों के मुद्दे पर चल रही एक बहस में बोल रहे थे। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत कुव्वत मुदाफत पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी। हुकूमत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली के छतरपुर में कोरोना के मरीजों के लिए बने अस्पताल में गत्ते के पलंग तैयार किए जा रहे हैं। दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां 10,000 मरीजों का इलाज किया जाएगा, जो जल्द शुरू होने वाला है। और खास बात यह कि अस्पताल में गत्ते के पलंग लगाए गए हैं। बताया गया कि गत्ते के पलंगों से कोरोना के फैलने का खतरा कम होगा, क्योंकि इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा इस पलंग को बनाना भी काफी आसान है। 5 मिनट के भीतर ये कोविड बेड यहाँ पर ये तैयार हो गया है और ये कार्डबोर्ड मटेरियल से है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल में इन पलंगों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पेशेंट्स आराम इजीली लेट सकते हैं, उस पर कितना भी वेट डाल सकते हैं। मुंबई में कई हाउसिंग सोसाइटी ने अपना अलग आइसोलेशन वार्ड बना लिया। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही और इसलिए हाउसिंग सोसाइटी में ही आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद एक सोसाइटी के दफ्तर को ही आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया और इसमें क्वारंटीन होने वाले मरीजों के खाने का इंतजाम उनके परिवार वाले ही कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी में बने इस आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों को रखा गया जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक प्राइवेट सोसाइटी है, उन्होंने साफ तौर पर एक नया आइडिया निकाला है कि अगर उनके सोसाइटी में कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट आता है तो उसे वो बीएमसी अस्पताल या फिर दूसरे क्वारंटाइन सेंटर नहीं भेजेंगे, बल्कि अपने ही सोसाइटी में जो उनका सोसाइटी दफ्तर होता है उसे आइसोलेशन वार्ड बना देंगे। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी में नावें चलनी शुरू हो गई। वाराणसी में करीब 3 महीने बाद शर्तों के साथ गंगा नदी में नावों को चलाने की मंजूरी दे दी गई। 84 दिन बाद जो खुला है, अपनी मम्मी के साथ मैं आई हूँ यहाँ पे और नाव में सैर किया और बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कुछ अधिकारियों के साथ महरौली का दौरा किया और राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में कुछ वक्त के लिए बनाए जा रहे एक अस्पताल की तैयारियों की जानकारी ली। इस सत्संग परिसर में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा, जहाँ पर 10,000 बेड की एक एशिया की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी बनाई जा रही है। राजस्थान में 10वीं के पाठ्यक्रम से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का हिस्सा हटाने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। पिछली बीजेपी सरकार ने ही इसे किताब में शामिल किया था। राजस्थान
आपके द्वारा किए गए इस प्रकार के इन्होंने काम को किस कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने ड्यूटी से लौट रहे एक आदमी की चाकुओं से हत्या कर दी। मेरा भाई ड्यूटी से आ रहा था और पता नहीं किसने इससे चाकू मार दिया सर। महाराष्ट्र के पुणे में प्रशासन ने मास्क न लगाने पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3788 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या बढ़कर 70,390 तक जा पहुंची है। कोरोना के मामलों में दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना के अब तक कुल मामले 69,625 है, लेकिन दिल्ली में अब तक रिकॉर्ड 41,437 कोरोना पीड़ित लोग ठीक भी हो चुके हैं, जो कि मुंबई के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। दिल्ली में फिलहाल 26,588 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जबकि मुंबई में 28,653 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। बीती रात मुंबई के मरोल में एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिस समय ये आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में 2 से 3 मजदूर भी थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इन लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान फायर ब्रिगेड के एक जवान भी मामूली रूप से जख्मी हुआ। आग रात करीब 12 बजे लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया। बिहार के वैशाली में एक लड़के और एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। आरोप है कि पहले से ही शादीशुदा महिला को कुछ लोगों ने गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साए लोग वहां इकट्ठा हो गए और दोनों को अलग अलग खंभों से बांध दिया। इसके बाद एक आदमी ने चप्पल हाथ में लेकर दोनों की पिटाई शुरू कर दी। हंगामा होते ही वहां आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ भी जुट गई और लोग एक एक कर इन दोनों को पीटते रहे। हालांकि वहां खड़े एक आदमी ने इन दोनों की पिटाई का विरोध भी किया, लेकिन गुस्साई भीड़ के सामने उसकी एक नहीं चली और लोग दोनों को पीटते रहे। भीड़ में मौजूद एक आदमी तो एक लाठी लेकर महिला को पीटता दिखा। खंबे से बंधी महिला उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन नाराज लोग बिना रुके उसे पीटते रहे। गुजरात में इसी साल अक्टूबर से सी प्लेन सेवा की शुरुआत होगी। देश के छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 16 सी प्लेन मार्गों की पहचान की है। सी प्लेन ऐसे विमानों को कहते हैं जो पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी प्लेन पानी और जमीन दोनों जगहों से उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सी प्लेन चलाने के लिए जिन 16 हवाई मार्गों की पहचान की, उनमें अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से सरदार सरोवर बांध का रूट शामिल है। ये रूट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हवाई मार्ग से जोड़ेगा। मतलब ये कि सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पानी में उतरेंगे। उम्मीद ये है कि इस हवाई मार्ग पर इसी साल अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी और इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट से भावनगर के पालिताना शत्रुंजय बांध के बीच भी सी प्लेन चलाने की तैयारी है। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। हालात को देखते हुए वहां अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकानों में घुटनों तक पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से वहां रखा सामान भी बर्बाद हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव दल के लोग पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इलाके में पानी भरा होने से इस काम में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। बाढ़ के अलावा वहां जमीन खिसकने की वजह से भी भारी नुकसान हुआ। कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ज्यादातर इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया और लोग जहां थे वहीं फंसकर रह गए, जिसके बाद रास्ते पर पड़े मलबे को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने पर पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने बयान देने वाले बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने गोपीचंद पडलकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया और बाद में उसे फूंक डाला। पडलकर ने पवार के खिलाफ कई आरोप भी लगाए थे। बीजेपी नेता के बयान से नाराज एनसीपी नेता जितेंद्र आबाड ने उनको जमकर कोसा। इतनी गंदगी का जब काम होता है तो उसको पब्लिसिटी स्टंट ही कहा जाता है। उससे ज्यादा क्या है?
जो आदमी कहता है कि पवार साहब का कोई योगदान ही नहीं महाराष्ट्र में, वो एक तो पागल हो सकता है, ये बौखला गया है ऐसा समझ सकते हैं। असल में महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शरद पवार हे या महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना आहे असं माझं मत आहे, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून या महाराष्ट्राचं नेतृत्व ते करतायत आणि राज्यातल्या बहुजनांच्या वरती अत्याचार करण्याची भूमिका। अनलॉक 1 के दौरान दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बारात घर को इमरजेंसी केयर सेंटर यानी अस्पताल में बदल दिया। 100 बिस्तरों वाले इस केयर सेंटर में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होंगे। और चूंकि ये बारात घर एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने है, इसलिए इसे एलएनजेपी अस्पताल से ही जोड़ दिया गया। बारात घर के अस्पताल में बदलने का काम पूरा हुआ तो तैयारियों पर नजर डालने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते दिखे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही एक आदमी तेजी से कार का दरवाजा खोलता नजर आया और बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री इमरजेंसी केयर सेंटर की तरफ बढ़ते दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल के पास बने एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे हैं। दरअसल इस बैंक्वेट हॉल को एलएनजेपी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बनाया गया है। केयर सेंटर के अंदर अस्पताल की तमाम सुविधाएं नजर आईं। सीएम केजरीवाल यहां के इंतजाम को लेकर डॉक्टरों से बातें करते दिखे। केयर सेंटर में मरीजों को बोरियत से बचाने के लिए लूडो और शतरंज जैसे खेल और टीवी का इंतजाम भी किया गया है। इमरजेंसी सेंटर की सुविधाओं से संतुष्ट होने के बावजूद केजरीवाल कोरोना मरीजों को ऐसी जगहों पर रखने के केंद्र सरकार के आदेश से खुश नहीं दिखे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, लेकिन उनका अंदाज तल्ख नजर आया। केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? भारत के साथ नए सीमा विवाद में उलझे नेपाल की कुछ जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये दावा नेपाल सरकार के सर्वे विभाग की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कुछ नदियों का रुख मोड़कर नेपाल की लगभग 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन तिब्बत में सड़कों का तेजी से निर्माण कर रहा है, जिसके लिए उसने कई नदियों का रुख मोड़कर नेपाल की तरफ कर दिया है। दावा है कि नदियों को मोड़ने से काफी जमीन जो नेपाल में थी वो अब तिब्बत में चली गई है। नेपाल के 10 इलाकों में जमीन पर कब्जा होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि चीन कब्जे वाले इन इलाकों में सेना को भी तैनात कर सकता है। बंगाल के एक मंत्री ने गाना गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी ने एक गाना गाकर लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। मलेशिया में कोरोना वायरस संकट के बीच करीब 3 महीने बाद 2000 स्कूल खोल दिए गए। हालांकि अभी सिर्फ बड़ी क्लास के छात्रों को ही स्कूलों में बुलाया गया है। मुंबई के पास ठाणे में एक और पुलिस वाले की कोरोना वायरस से मौत हो गई। अब तक राज्य में इस बीमारी से 51 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। शाहरुख पर एक पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने का आरोप लगा था। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 13 साल पूरे कर लिए। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जताई और अपना सपना पूरा होने की बात कही। रोहित ने जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में लड़कियों ने अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए जमकर प्रदर्शन किया। इन इलाकों में पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट को बंद कर रखा है और इसकी वजह से इन लड़कियों की ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही। लेकिन अपनी पढ़ाई के अधिकार की मांग उठाना इन्हें भारी पड़ा और पुलिस ने इन लोगों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान अपनी पढ़ाई के अधिकार को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी इन लड़कियों की तरफ से की गई। बलूचिस्तान, क्वेटा और गिलगित में लगातार सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों की वजह से पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर रखा है।
गुजरात के सूरत में एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। घटना सामने आने के बाद खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दखल दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि कांस्टेबल ने बैंक के अंदर जमकर हंगामा किया और विरोध करने पर वहां की एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। ये कांस्टेबल कर्मचारी की गर्दन पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलता दिखाई दिया और फिर वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी के साथ भी हाथापाई करने लगा। इससे पहले वो और उसका साथी काउंटर के पास खड़े होकर काफी देर तक बहस करते रहे। भाई साहब यहाँ 3:30 बजे आ गए, तो इनको बताया ना 5 मिनट खराब है, तो मुझे आपने बोला कि 4 बजे बाद एंट्री नहीं होती। एंट्री सारे काम 4 बजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद गुस्से में आकर कांस्टेबल ने कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस के आके मुझे मारपीट की है। He's touched me everywhere. उस कर्मचारी के पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी उनकी एक नहीं सुनी। लोग कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट में हमारे स्टाफ आए, तब जाके उन्होंने थोड़ा रिलैक्स लिया। हालांकि बाद में आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया गया। पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों की आज से वापसी शुरू होगी। पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर के 250 लोग लौटेंगे और इसके अलावा 26 जून यानी कि कल भी 250 लोग पाकिस्तान से वतन लौटेंगे। इसमें 152 कश्मीर, 70 गुजरात और 28 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों की वापसी वाघा अटारी बॉर्डर से होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 27 जून को 248 लोग पाकिस्तान से लौटेंगे। पाकिस्तान से लौटने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नेपाल में शादी करने वाली दूसरे देश की महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन पहले नेपाल की संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अगले दिन से नेपाल के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहां के बीरगंज शहर में भी लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव ऐसे समय पेश किया गया जब नए नक्शे की वजह से भारत के साथ उसके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। यही वजह रही कि वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नेपाल सरकार के इस फैसले को मौजूदा हालात से जोड़ दिया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत और नेपाल के बीच का रोटी बेटी का रिश्ता याद दिलाया। यो सम्बन्ध सीताको बिहा हुनुभन्दा पहिलेदेखि चल्दै आएको बेटी रोटीको सम्बन्धित थियो, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। विरोध करने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार संसदीय प्रणाली से खिलवाड़ कर रही है। यो केपी ओलीको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीले यो देशमा संसदीय प्रणालीलाई सिद्ध्याएर कम्युनिस्ट शासन पद्धति लाद्नको लागि हाल के दिनों में भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास आई है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि नेपाल सरकार ये प्रस्ताव भारत को निशाना बनाने के लिए लाई, क्योंकि नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास होते ही नेपाल में शादी करने वाली दूसरी देश की महिलाओं की मुश्किल बढ़ जाएगी और शादी के बाद उन्हें नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि इससे पहले नेपाल के पुरुष से शादी करने के तुरंत बाद विदेशी महिला को नागरिकता के साथ साथ दूसरे अधिकार मिल जाते थे। हालांकि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया। जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और भारतीय मूल की सविता गिरी तो शुरू से ही इसका विरोध कर रही हैं। बिहार की पूर्वी चंपारण में लबबकेया नदी पर बने बांध की मरम्मत का काम पूरा नहीं होने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस नदी पर बने बांध की मरम्मत के काम में नेपाल सरकार की तरफ से अड़ंगा लगाया गया है। नेपाल सरकार ने बांध से लगी 500 मीटर की जमीन पर अपना दावा किया है। हालांकि इस बांध की मरम्मत का काम नेपाल सरकार की रजामंदी से शुरू किया गया था, लेकिन अब नेपाल ने इस काम में अड़ंगा डाल दिया है। बांध की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है और हर साल भारत ही इसकी मरम्मत का काम करता है। नेपाल के इस बदले रुख से चंपारण के लोग भी नाराज हैं। कारण यह है कि उन लोगों का कहना है कि हमारे नो मैंस लैंड के तरफ बांध बन गया है, जबकि उन्हीं लोगों के बताए के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे थे, जो कि नो मैंस लैंड की तरफ नहीं है। तो हम लोग का जब से होश है तब से ये बांध बंधा हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बार क्या उन लोगों के मन में है कि खामखा डिस्टर्ब करना कि बांध न बंधे, बांध न बंधे। अंग्रेज के टाइम का बांध बंधा हुआ, आज तक हमारे नेपाल और इंडिया से कोई विवाद नहीं हुआ। 2017 में जब हमारी बांध टूटी, पूरे जिला को क्षतिग्रस्त हुआ। हम लोग 1 महीने तक दूसरे गांव का रोटी बन के आया, सब्जी बन के आया, आलू भुजिया बन के आया, उसको खाते रहे। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।
लगातार 19वें दिन पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंची। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर चीनी सेना के टेंट लगाने की खबर। डेप्सांग में भी दुश्मन देश की फौज की ताकत बढ़ने के बाद भारतीय सेना भी हुई मुस्तैद। कोरोना के मामलों में दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ा। कोरोना से जुड़े कुल मामले 70,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मरीज मिले। लगातार बढ़ रहे डीजल के दाम और एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की खबर से अकाली दल नाराज। कहा, किसानों के हितों के लिए कोई भी गठबंधन और सरकार छोड़ने को तैयार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में लोगों पर पुलिस का अत्याचार जारी। शिक्षक अधिकार की मांग कर रही लड़कियों को पिटाई के बाद गिरफ्तार किया।